नमस्कार दोस्तों, आज के पाषाण काल के भाग 2 वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। श्री एजुकेशनल हब .com में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। ये इतिहास का हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पाषाण काल की सीरीज़ के बारे में पढ़ा था कि पाषाण काल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ रहे थे। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पिछले जो पाषाण काल का हमने टोटल जो समय था वो था 25 लाख वर्ष पूर्व से लेके और 10,000 साल पहले तक का। इसमें जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो पुरा पाषाण काल को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल का जो समय रखा था हमने वो रखा था 25 लाख साल से 1 लाख साल पहले तक का। फिर मध्य पुरा पाषाण काल का जो समय हमने रखा था वो रखा था 1 लाख साल से करीब 40,000 साल तक का। और उच्च पुरा पाषाण काल की हम बात करते करते आए थे लगभग 40,000 साल से 10,000 साल पहले तक। सबसे पहले हमने देखा कि वो क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर का यूज़ करते थे और मुख्य औजार जो उनके होते थे वो कोर टेक्निक पे आधारित होते थे। फिर हम मध्य पुरा पाषाण काल की तरफ चले थे तो यहाँ मोस्टेरियन उद्योग था और फलक उपकरण का प्रयोग होने लगा था। ब्लेड, स्क्रेपर, बोरर, पॉइंट आदि का यूज़ होने लगा था। इन कालों के अलग अलग पुरस्थलों के बारे में भी हमें जानकारी मिली थी। फिर हम मध्य पाषाण काल की तरफ हम चलते हैं। मध्य पाषाण काल जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 साल से लेके और 6,000 साल तक है। इसमें इसकी जो अवधि है, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेके और 6,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय बताया गया है। इस समय में जैसी जलवायु थी वो ये थी कि हिमयुग का जो है वो अंत हो चुका था और जलवायु गर्म और नम हो गई थी। इसके कारण जो वन्य जीव थे उनकी वनस्पति थी उसमें परिवर्तन या चेंज आना शुरू हो गया था। मुख्य विशेषताएं इस समय की थी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे, यानी कि इस काल की सबसे बड़ी जो पहचान थी वो ये थी कि छोटे और पैने पत्थर के उपकरण बनने लगे थे अब, जिन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इस समय के जो औजार थे वो बहुत छोटे और तीक्ष्ण मतलब कि नुकीले पत्थर के उपकरण थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था और इनमें हड्डी या लकड़ी के हैंडल में जकड़ के तीर, भाले आदि जैसे जटिल औजार बनाए जाने लगे थे। अब ये जो आपका मध्य पाषाण काल है जो 10,000 साल से 6,000 साल जो है पहले तक का काल है, इस समय में मानव जो था उसने जो जानवर थे जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी आदि को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। कृषि के प्रारंभिक चिन्हों की अगर हम बात करें तो कुछ स्थल जो हैं मध्य पाषाण काल के वहाँ कृषि के जो है प्रारंभिक प्रमाण हमें मिलते हैं। मानव अवशेष की अगर हम बात करें तो इस काल का जो मानव था वो आधुनिक होमोसेपियंस था और बागोर राजस्थान और लंगनाज गुजरात से मानव के कंकाल मिले हैं। ये हमने आपको पहले बताया भी था कि मानव कंकाल, देखिए यहाँ हम देख ले रहे हैं कि मानव कंकाल हमें सबसे पहले कहाँ से मिला था। यहाँ कल हमने आपको बताया भी था कि मानव कंकाल के जो अवशेष हैं यहाँ सबसे प्राचीन मानव कंकाल के अवशेष मिले। वो कहाँ मिले? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हमें क्या कह रहा है कि मानव अवशेष इस काल के जो मानव थे वो आधुनिक होमोसेपियंस थे। आधुनिक जो आज का होमोसेपियंस है वो होमोसेपियंस थे। बागौर राजस्थान और लंगनाज गुजरात से मानव के कंकाल मिले हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन सी साइड से क्या मिला है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इससे स्टैटिक क्वेश्चन बना के यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो है वो डिमांड करता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस हिसाब से दिया जाए कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। कला की अगर हम बात करें तो भीमबेटका और जो अन्य स्थल हैं वहाँ मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं, जिनमें समूह नृत्य, शिकार और पशु पक्षी आदि के चित्र हैं। समूह नृत्य का मतलब है कि लोग बाग एक साथ एक समूह में एक ग्रुप में डांस किया करते थे।
इन चित्रों में कुल देख के क्या पता चलता है कि लोग बाग समूह में रहते थे, सामूहिक जीवन था। ठीक है, सामूहिक जीवन मतलब कि एक समूह में लोग बाग रहना पसंद करते थे। अगर मध्य पाषाण काल के हम पुरा स्थलों की बात करें, पुरा स्थल वहाँ है जहाँ से औजार मिले हैं, उस समय की जानकारी मिलती है, तो उसको पुरा स्थल बोलते हैं हम दोस्तों। पुरा स्थल में सबसे पहले हम बात करें अगर बागौर की, तो बागौर जो है वो वर्तमान राजस्थान में है। और भारत में मध्य पाषाण काल का, क्योंकि आपको ये भी पता है कि थोड़ा राजस्थान ना उधर पाकिस्तान की तरफ चला गया था बंटवारे के बाद, है ना, तो पंजाब का भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है। तो काफ़ी सारी कुछ साइट्स ऐसी हैं जो हम सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे, या हम जैसे ये जो समय पढ़ रहे हैं इसका कुछ समय, क्योंकि प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत तो पहले पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ईरान तक का। तो ऐसी स्थिति में ये जो चीज़ें हैं हमें उससे इंटरलिंक करके पढ़नी पड़ेंगी। तो बागौर जो वर्तमान में भारत के राजस्थान के हिस्से की हम बात करें, तो भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें और हम बागौर की बात ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलता है दोस्तों, बागौर राजस्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से लंगनाज जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से क्या मिलता है हमें, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या था, सूक्ष्म और तीक्ष्ण उपकरण थे, ठीक है, जो कि पत्थर के बने होते थे। अभी तो पाषाण चल रहा है ना, तो पत्थर के बने होते थे वो, और हड्डी के या लकड़ी के जो हैंडल थे उनमें सेट किया जाता था उनको। और यहाँ से माइक्रोलिथ मिलते हैं, मानव कंकाल मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों लंगनाज गुजरात से मिलते हैं। और कृषि के प्रारंभिक चिन्ह भी हमें यहाँ से मिलते हैं। बात करें सराय नाहर राय की, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ये गंगा घाटी का एक प्रमुख स्थल है। महदहा उत्तर प्रदेश, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ से शैल चित्र मिलते हैं। तिलवाड़ी उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्थल है, और लिखैया उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्थल है। बात अगर करते हैं नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल का जो समय आपका बताया गया है, क्योंकि मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 साल पहले से और 6,000 साल पहले तक का था। तो नवपाषाण काल जो है वो कब से शुरू होना चाहिए, 6,000 साल पहले से लेके और 4,000 साल पहले तक की बात हो रही है। तो इसकी अवधि क्या है, अब यहाँ इसकी अवधि जो है ना वो सभी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। सामान्यतः क्या मान सकते हैं हम, लगभग 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास तक का समय। और उत्तर पूर्व भारत में ये समय और भी बाद तक चलता रहा था। जो उत्तर पूर्व भारत जो है उसमें ये समय और भी बाद तक चलता रहेगा। इस काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी, यानी कि यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे थे। क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब हमने जैसे पिछले मानवों के बारे में बताया आपको, तो वहाँ क्या बताया भैया, स्थायी आवास नहीं थे, परमानेंट उनके कोई शेल्टर्स नहीं थे जहाँ की वो रह सके, ठीक है, घुमंतु जीवन था। तो यहाँ आते आते क्या हुआ था, कृषि का आविष्कार होना शुरू हो गया था, पॉलिश किए हुए औजार आने लगे थे, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी होने लगी थी, ठीक है। मृदभांड मतलब कि बर्तनों का आविष्कार हो गया था, काले और लाल मृदभांड पॉलिश वाले बर्तन आने लगे थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी होना शुरू हो गया था, बुनाई कताई का ज्ञान हो गया था लोगों को। तो ये सारी चीज़ें, सारे क्रांतिकारी परिवर्तन थे। आग की खोज हो गई थी, पहिए का आविष्कार हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। पहले आदमी पैदल जाता था, बैलगाड़ी में बैठ के जाने लगा था, पहिए का आविष्कार हो गया था, तो यात्राएं जो है वो आसान हो गई थी। शुरुआत करते हैं कृषि के आविष्कार से। तो नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण जो देन है वो ये है कि कृषि का आविष्कार हो चुका था, यानी कि मानव ने खाद्य उत्पादक बनना सीखा। अब वो फूड को प्रोड्यूस करने लगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारा किसान है वो क्या करता है, फूड को प्रोड्यूस करते हैं ना। पशुपालन की अगर हम बात करें तो कृषि के साथ साथ, यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो पशुपालन एक स्थायी आर्थिक गतिविधि बन गई। लोग परमानेंट क्या करने लगे, आपको पशु जो है वो पालने लगे, ठीक है। पत्थर के घिसे हुए और पॉलिश किए हुए औजार, यानी कि इस काल के औजार जो हैं वो पुराने वाले जो औजार थे उनसे अधिक साफ सुथरे, चिकने और पॉलिश किए हुए होते थे, अधिक नोकदार होने लगे थे, ठीक है। स्थायी आवास और गाँव का निर्माण, यानी कि अब यहाँ पे लोग क्या करने लगे थे, गाँव का निर्माण करने लगे थे। और जब गाँव का निर्माण करने लगे थे तो मतलब यहाँ पे सभ्यता विकसित होनी शुरू हो चुकी थी। इस काल में लोग बाग सभ्यता को विकसित करना शुरू करने लगे थे, यानी कि कृषि के कारण मानव जो है वो घुमंतु जीवन, अब आप एक जगह पे रह के खेती करोगे
तो फिर घुमंतु जीवन कैसे पॉसिबल है, आप बताओ। तो कृषि के कारण मानव क्या था, घुमंतु जीवन को छोड़ के स्थायी रूप से गांव में रहने लगा था, यानी कि परमानेंट उसका जो एक शेल्टर था उसने बनाना अपना शुरू कर दिया था। शेल्टर होम्स होते थे और उसमें वो है जो लोग रहते थे, मतलब अपना घर बना के और उसमें वहाँ स्थायी जीवन, जो पहले अस्थायी जीवन था, अस्थायी जीवन से स्थायी जीवन की तरफ आने लगे थे लोग। बुनाई और कताई का ज्ञान भी होने लगा था उनको। प्रमुख पुरास्थल और उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें कि भाई आप ये कहो कि सर नवपाषाण काल के प्रमुख पुरास्थलों की बात करो, तो उसमें उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो जो मेहरगढ़ है, अब हम आपको बताए थे कि ये मेहरगढ़ जो है वो वर्तमान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ इसकी अभी वर्तमान में अवस्थिति है, यानी कि ये जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन नवपाषाण बस्ती है ये। दक्षिण एशिया, क्योंकि हम एशिया रीजन में रहते हैं, तो एशिया में आपके पाकिस्तान, भारत, आपका म्यांमार, ये सब आपका एशिया में तो आएगा। तो ये जो दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन नवपाषाण बस्ती है, अब आप सोच के देखिए कि जितने भी एशियन कंट्री हैं उसमें सबसे प्राचीन पूरे दक्षिण एशिया की ये बात कर रहा है। तो दक्षिण एशिया में तो हम भी रहते हैं, तो दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन नवपाषाण बस्ती है जो कि लगभग 7000 साल पहले की है, मान करके चलिए। यहाँ से आपको फसल की अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत यानी कि मेहरगढ़ की हम बात करते हैं, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। प्रांत मतलब कि राज्य। तो पशुपालन की अगर हम बात करें तो यहाँ से पशु, जिन पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं उनमें भेड़, बकरी, गाय और भैंस, ठीक है। अब जैसे भेड़ से ऊन निकालते होंगे तभी तो कताई बुनाई का ज्ञान हुआ होगा इनको, है ना। गाय, भैंस, बकरी, इनसे दूध निकालने का काम होता होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। अब मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, ये जान लो। मृदभांड, जब भी हम मृदभांड की हम बात करेंगे तो मतलब बर्तन की वहाँ बात हो रही है। तो मिट्टी के बर्तन आने लगे थे, ठीक है, और उस पर भी क्या होने लगी थी, रंगाई होने लगी थी लाल काले रंग से। तो हस्त निर्मित मृदभांड आने लगे थे। अब देखो बर्तन बने तो इसका मतलब पहिए का आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे प्राचीन कपास की खेती के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ की बात होती है ना बेटा। तो प्रमुख पुरास्थल की हम बात करें तो मेहरगढ़ में तो सबसे प्राचीन जो कपास थी उसकी खेती के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। उत्तर पूर्व भारत की हम बात करें तो चिरांद की हम बात करेंगे जो कि बिहार में है। ये गंगा के मैदान का एक प्रमुख नवपाषाण स्थल है चिरांद। यहाँ से चावल की कृषि के प्रमाण मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्टैटिक में पाषाण काल से संबंधित कि भाई चावल की जो कृषि है उसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत में चिरांद एक पुरास्थल है जहाँ से आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे। मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और हड्डी के औजार आपको यहाँ से मिलते हैं। इसको टेबल वाइज आप बना लीजिए कि कहाँ से क्या मिला है, तो आपको याद करने में सुविधा रहेगी, आसान रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। इसको 5 से 4 बार आप रिवाइज करिए अपनी जो टेक्निक है उसके हिसाब से। 5 से 4 बार डेली इसको देखिए, एक मैप बना के, मैप वाइज चार्ट वाइज इसको बना के और उसमें आप पढ़िए तो आपको ईजी लगेगी चीज़ें। कोल्डी हवा एक अगला पुरास्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चावल की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, लगभग 6000 ईसा पूर्व। ये जो जितना भी ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 6000 साल पहले की बात हम करते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन और पत्थर के औजार हमें मिलते हैं कोल्डी हवा से। अगर हम महगदा उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे हमने महागदा लिखा है, कहीं महगदा है, कहीं महगड़ा है, तो ये आप देख लेंगे, महागदा उत्तर प्रदेश है। कोल्डी हवा के समकालीन स्थल यहाँ से मिलते हैं। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो उसमें मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, हल्लूर, टेक्कलकोट्टा, टेक्कलकोट्टा जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। ये सभी स्थल अश्मीकृत समाधियों के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये प्रथा नवपाषाण काल के अंत में शुरू हुई थी और लोह युग में भी जारी रही थी, यानी कि लोगों को समाधियों का ज्ञान होने लगा था। कुछ जगह आंशिक शवाधान की प्रणाली थी, कुछ जगह लोग जलाने लगे थे, ज़्यादातर लोगों में जो है दफनाने लगे थे। और दफनाने के साथ साथ में उसके साथ कई जगह पे मानव के कंकाल के साथ में पशुओं का कंकाल, कुत्ते का कंकाल वगैरह भी मिला है। तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से कि भाई ये जो पशु थे
मरने के बाद उसको भूख लगेगी, मतलब कि अंधविश्वास से संबंधित थी वो चीज़ें। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें उसमें विस्तार से हम पूरा वर्णन करेंगे उस चीज़ का। तो यहाँ कृषि जो थी, कृषि के संबंध में रागी और जिसको हम महुआ बोलते हैं, ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज थे, इस तरह की कृषि देखने के लिए मिलती थी। पशुपालन की अगर हम बात करें तो उस समय में मवेशी जो होते थे वो भेड़ बकरी आदि पशु होने लगे थे। टेक्कल कोट्टा क्या थी? एक तटीय बस्ती थी, तटीय जो कि समुद्र के किनारे थी, टेक्कल कोट्टा, ये आप याद रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में दाउजली हादो जो कि असम में है एक पुरा स्थल, ये जो क्षेत्र था वो पॉलिश किए गए जो हथियार थे, जो पत्थर के औजार थे, उनके लिए प्रसिद्ध था। पत्थर के जो हथियार थे पॉलिश किए हुए, तो वो दाउजली हादो एक पुरा स्थल है असम में, वहाँ से मिले हैं। क्योंकि हम पूर्वोत्तर भारत की हम बात करेंगे, यहाँ से चावल की कृषि के प्रमाण भी मिलते हैं। आपको साइट का नाम याद रखना है, दाउजली हादो। और सरुतारू और माराक, ये असम में स्थित है। सरुतारू और माराक ये दो और पुरा स्थल हैं जो असम के हैं। तो दाउजली हादो, सरुतारू और माराक, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं असम की दृष्टि से। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बुजहोम और गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी विशेषता है गड्ढेनुमा आवास। लोग ज़मीन में गड्ढे खोदकर उनमें सीढ़ियाँ बना के उनके द्वारा उतरते थे और वहाँ पे रहते थे। गुफ कराल कब्रें क्या हैं? यहाँ से पशुओं के साथ दफनाए गए मानव कंकाल मिलते हैं। जो अभी हमने आपको बताया कि देखिए, आपके जो मानव कंकाल थे उनके साथ में पशुओं के कंकाल भी मिले हैं। तो एक युग्म समाधि आप कह सकते हैं कि युग्म समाधि जो है उस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पुरास्थलों से। तो ये जो समाधियाँ हैं आपको बुजहोम और गुफ कराल से मिलती हैं। कई बुक्स में बुजहोम जो है वो प्रमुखता से लिखा गया है, आपको गुफ कराल भी याद रखना है साथ में। दोनों ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। कृषि जो है वो गेहूं, जौ और दाल के साक्ष्य हमें मिलते हैं बुजहोम और गुफ कराल से। जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है ये। मृदभांड की अगर हम बात करें तो काले पॉलिश किए हुए मृदभांड यहाँ से मिलते हैं हमें। बात अगर हो ताम्र पाषाण काल की, तो ताम्र का मतलब है तांबा, पाषाण का मतलब है पत्थर। तो मतलब पत्थर का उपयोग तो हम देख ही रहे थे अब तक कि पत्थर का ही उपयोग हो रहा था, लेकिन अब पत्थर के साथ साथ जब तांबा प्रयोग होने लगा तो वो काल कहलाया ताम्र पाषाण काल। अब तक हम पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमने देखना शुरू किया कि ये ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल यानी कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने लगा था। और बात है करीब 3000 साल पहले से शुरू होके 1000 साल पहले तक की, जो ताम्र पाषाण काल कहलाई। तो इसकी सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि जो है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा पूर्व, ईसा से 1000 साल पहले तक की हम बात कर रहे हैं। जब ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उससे 1000 साल पहले तक ताम्र पाषाण काल रहा था। उनके जन्म के 3000 साल पहले से और 1000 साल पहले तक उनका ये ताम्र पाषाण काल का समय रहा। और ये एक संक्रमणकालीन चरण था जब मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग प्रारंभ किया। अब देखो क्रांति आती जा रही है, अब आप पत्थर के औजार से कृषि करोगे और आपको तांबे का कोई आपको हल मिल गया, कुछ भी है, तो उससे कृषि करना कितना आसान हो जाएगा, उत्पादकता बढ़ेगी ना, है ना। नुकीले औजार हो जाएंगे, धातु का आपने प्रयोग करना शुरू करा तो कृषि आसान हो गई आपके लिए। मुख्य विशेषता क्या थी कि धातु कर्म का प्रारंभ, यानी कि तांबे को गलाने और उससे औजार और आभूषण बनाने की तकनीक का जो है विकास हो चुका था। लेकिन पत्थर के औजार अभी भी प्रचलन में थे। पत्थर के औजार कहाँ चले जाएंगे? इतना लंबा जो इतिहास जो पत्थर के औजार ने तय किया है वो एकदम से थोड़ी विलुप्त हो जाएगा। तो पत्थर के औजार चलते थे, लेकिन पत्थर के साथ में तांबे के औजारों का प्रयोग होने लगा था। ऐसा मान सकते हैं कि पत्थर के औजार 90% और तांबे के औजार 10%। मतलब ये कोई एक डाटा नहीं है, मैं आपको एक समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि तांबे का प्रयोग होने लगा था। इस ताम्र पाषाण काल में भी कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। विकास इसलिए हुआ क्योंकि जो तांबा था
उसके जो कृषि के जो यंत्र बनाए आपने और उससे जो धरती थी उसको खोदने में सहायता मिली, तो उससे उत्पादकता बढ़ने लगी। मृदभांड की अगर हम बात करें तो विशेष प्रकार के रंगीन मृदभांड इस काल की पहचान है। मृदभांड जैसे लाल काले, हमने बताया लाल काले रंग से उसको रंग के मिट्टी के बर्तन को, और मिट्टी के बर्तन भी कैसे थे, उनको हस्त निर्मित थे, वो हस्त निर्मित मृदभांड काले और लाल रंग के रंग से उनको रंगा जाता था। तो इन पे सफ़ेद काले लाल आदि रंगों से ज्यामितीय और प्राकृतिक डिज़ाइन बनाए जाते थे, जैसे त्रिभुज वगैरह या चतुष्कोणीय, इस तरीके से डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो विशेष प्रकार के रंगीन मृदभांड जो है वो ताम्रपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता है। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, देखिए यहाँ आपको एक चीज़ बताएं कि कभी भी बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पहले हम करें या मुख्य परीक्षा की तैयारी हम पहले करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी आप सिविल सेवा का कहीं भी कोई भी आप बैच ज्वाइन करें तो कहीं भी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां नहीं होती हैं, और जो करा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बोल के वो कहीं ना कहीं आपका समय जो है वो वेस्ट कराने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, हम आपको पाषाण काल पढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको एक पाषाण काल पढ़ाया और पाषाण काल पढ़ाने के बाद अब हम आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए इस पाषाण काल पे आपको प्रश्न देंगे और हम आपसे कहेंगे कि आप उत्तर लिखिए, आपको समझा देंगे हम कि उत्तर कैसे लिखना है। आपको उसकी अलग क्लास होगी, लाइव क्लास आपको दे देंगे हम। एक एग्जाम्पल देके चल रहा हूं मैं। तो आपने उस प्रश्न को लिखा पाषाण काल पे, हमने आपको कई प्रश्न दिए अलग अलग तरीके से, और आपने उस पाषाण काल पे करीब 10 से 15 प्रश्नों को आपने लिखा। तो वहाँ आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपको वहाँ ये बेनिफिट हुआ कि आपको पाषाण काल के संबंध में एक गहरी, एक विश्लेषणात्मक और विकासात्मक प्रक्रिया के अंदर आपको प्रश्न लिखने की एक समझ विकसित हुई। और नो डाउट अगर आपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग में पाषाण काल से संबंधित आपने प्रश्नों को लिखा और आपको नो डाउट कि पाषाण काल के बारे में जानकारी है, आप तभी लिख पाएंगे। तो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है कोई अलग से तैयारी थोड़ी होगी पाषाण काल की। जब आपने आंसर राइटिंग किया तो आपका प्रारंभिक परीक्षा तो साथ साथ में तैयार हो ही गई ना। प्रारंभिक परीक्षा में कोई अलग से चीज़ें थोड़ी आएंगी, ये बात आपको जानना ज़रूरी है। कई बार जो कोचिंग्स हैं वो ये कहते हैं कि सर हम मेंस परीक्षा की तैयारी नहीं कराते हैं, हम केवल प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों कई लोगों के जो कई एकेडमी में मैंने देखा कि सर हम मेंस की तैयारी नहीं कराते, हम केवल प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं। तो अगर वो मेरी ये समझ में नहीं आया कि ये जब प्रीलिम्स की तैयारी करा रहा है और मेंस मना कर रहा है तो ये प्रीलिम्स की तैयारी भी कैसे ही करा पाएगा, क्योंकि ये सिविल सेवा का जो परीक्षा है उसका अंदर का जो विज्ञान है, उसके पीछे की जो विश्लेषणात्मक जो तकनीक है वो समझ ही नहीं पाएगा। और जब वो समझ नहीं पाएगा तो बच्चे को क्या समझा देगा। ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है इस कोर्स को 1999 रुपये में बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की या पिछले 2 से 3 अटैम्प्ट दे भी चुके हैं वो इस चीज़ को भलीभांति जान भी सकते होंगे। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी तैयारी नहीं होती है। तैयारी होती है हमेशा मेंस एग्ज़ाम की।
अब हम जो पहले दिन से आपको आज से हम शुरू कर रहे हैं, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि देखिए, आपको पाषाण काल से संबंधित विश्लेषणात्मक जो चीज़ें हैं वो देने का काम करें, और साथ ही आपको मेंस आंसर राइटिंग पे हम काम कराएं। क्योंकि अगर आप मेंस में आपने मुख्य परीक्षा के लिए आपने 10 से 15 करीब एक टॉपिक पे आपने अलग अलग दृष्टिकोण से और लिखने का काम किया, तो यहाँ आपकी आंसर राइटिंग तो दोस्तों मजबूत होगी ही होगी, साथ ही साथ में आपका प्रीलिम्स का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपका कवर होता रहेगा। तो देखिए, यहाँ चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ व्यापार की अगर हम बात करें, सामाजिक विषमता की हम बात करें, तो समाज में आर्थिक विषमता के चिन्ह दिखाई देते हैं, जिससे सामाजिक स्थिरीकरण का पता चलता है। यानी कि अब नवपाषाण काल में जो समाज था वो उसमें आर्थिक विषमता देखने के लिए मिली। व्यापार की अगर हम बात करें तो जो दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापार के प्रमाण मिलने लगे थे, दूरस्थ यानी कि बहुत दूर के, विदेश भी कह सकते हैं हम, ईरान, अफगानिस्तान, गांधार प्रांत, काबुल, इस तरह से दूर दूर के क्षेत्रों से व्यापार के प्रमाण मिलने लगे थे। दूर जाने लगे थे लोग बाग व्यापार के लिए। अब प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति और पुरा स्थल की अगर हम बात करें तो उसमें हम आहार संस्कृति की बात करेंगे। यहाँ हमने आहार लिखा है, ये आहार संस्कृति जो कि ताम्रवर्ती संस्कृति है और मध्य प्रदेश या पूर्वी राजस्थान की तरफ की है क्षेत्र वाइज। तो ये प्रमुख स्थल जो हैं वो आहार मध्य प्रदेश में, इस संस्कृति का एक प्रतिनिधि स्थल है। कौन सी संस्कृति की हम बात कर रहे थे? ताम्र पाषाणिक संस्कृति की, जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होता था। तो आहार मध्य प्रदेश उसका प्रतिनिधि स्थल है संस्कृति का। गिलुंड राजस्थान, यहाँ गिलुंड या गिलुंद कहाँ है? राजस्थान में है, और यहाँ से कुम्हार के चाक का प्रमाण हमें मिलता है गिलुंद राजस्थान से। क्योंकि हम यहाँ मृदभांड की हम बात कर रहे थे, बर्तनों की हम बात कर रहे थे। बालाथल राजस्थान, यहाँ से किलेबंदी का हमें प्रमाण मिला है, जो सामाजिक संघर्ष की ओर इशारा करता है। सामाजिक संघर्ष होने लगा था। सामाजिक संघर्ष कैसे होने लगा था कि किलेबंदी होने लगी थी। किलेबंदी कब होगी? जबकि समाज में आर्थिक विषमताएं होंगी, गरीब अमीर का भेदभाव होगा। आर्थिक विषमता से तात्पर्य क्या है? वो यही तो है ना। यहाँ से आपको अपनी विश्लेषणात्मक समझ को बढ़ाना है कि कैसा होता था, और फिर उसको नपे तुले शब्दों में। देखो, मेंस का एक सबसे बढ़िया एक तरीका ये है कि आप उतना लिखें जितना आपसे पूछा जाए। अगर आप बेकार की चीज़ें लिखेंगे तो उस प्रश्न के उत्तर का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। आपके नोट्स भी ऐसे होने चाहिए माइंड मैप के तरीके से, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बस। ठीक है, नो डाउट कि आपको नोट्स मिलते हैं यहाँ से, स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो है पढ़ते रहें। आप पढ़िए, समझिए, फिर उन चीज़ों को लिख करके देखिए। 3 से 4 बार रिवाइज करके लिखने का प्रयास आप कीजिए, तो आपको वो चीज़ें लाइफ टाइम आपको याद रहेंगी। और अगर आप हल्का भूलते भी हैं तो आपको एक हल्के रिवीजन में वो चीज़ें याद आती चली जाएंगी। अगर हम कायथा मध्य प्रदेश का एक पूरा स्थल है उसकी हम बात करें तो वहाँ की विशेषताएं हैं मृदभांड, यानी कि काले और लाल मृदभांड, और मालवा मृदभांड। मालवा कृषि की अगर हम बात करें तो गेहूँ, जौ, चावल और दालें यहाँ के कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं। आहार से तांबे की वस्तुएं और भंडार गृह मिलते हैं। आहार। जौरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, इसके प्रमुख स्थल हैं जौरवे महाराष्ट्र,
जो कि प्रतिनिधि स्थल है, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, दायमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ से तांबे की बनी हुई विशाल मूर्तियाँ जैसे रथ, हाथी, भैंसा, गैंडा आदि मिलती हैं। बात अगर करते हैं इनाम गांव महाराष्ट्र की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ से पूरे गांव की योजना, विशेष प्रकार के मकान जो कि 4 चबूतरे वाले पंचकोणीय मकान थे और कब्रों में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ दफनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। इस समय की विशेषताएं जो थी वो थी मृदभांड, मुख्यतः लाल और काले रंग के मृदभांड। आप देखते हैं कि लाल और काले रंग के मृदभांड सभी करीब करीब सभी पुरा स्थलों से मिलते हैं। आवास कैसे थे, तो मकान मिट्टी की ईंटों के बने होते थे और कृषि क्या थी, ज्वार, बाजरा, गेहूं और दालें। मालवा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इसके प्रमुख स्थल हैं नवदा टोली, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक पुरा स्थल है और इसकी विशेषता है मृदभांड, मालवा मृदभांड, जो कि मुख्यतः लाल और नारंगी रंग के थे। मालवा मृदभांड वो कैसे अलग थे, क्योंकि ये मुख्यतः लाल और नारंगी रंग के मिले हैं। नवदा टोली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यहाँ बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने के भट्टे मिलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल थे जिसमें छोटा नागपुर पठार की संस्कृतियाँ हैं, पांडु, राजहर, डिब्भी पश्चिम बंगाल की एक जगह है, यहाँ से चावल की कृषि के प्रमाण मिलते हैं। गुजरात में रंगपुर और प्रभास पाटन, ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क में आए थे। ताम्रपाषाण काल के पतन की अगर हम बात करें तो इस काल का जो अंत का जो कारण था उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये माना जा सकता है कि बाढ़, सूखा, संसाधनों की कमी, ये जो भी प्राकृतिक आपदाएं थी आपकी, और लौह युग का आगमन हो चुका था, इसके कारण इस संस्कृति का धीरे धीरे से पतन होना शुरू हो गया। अगर हम बात करें ओवरऑल एक कंक्लूजन की, तो पाषाण काल जो है वो मानव सभ्यता की नींव है। ये आप सभी जानते हैं कि पाषाण काल जो है उसने मानव सभ्यता की नींव रखने का काम करा और पूरा पाषाण काल में मानव ने प्रकृति से संघर्ष करना सीखा। संघर्ष किस वे में, किस तरीके से किया, क्योंकि स्थायी जीवन तक पहुँचे। कहाँ से? अस्थायी जीवन से। आग का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम, पहिए का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम, फसलों का, अब जो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, खाद्य उत्पादक बनने लगे। तो प्रकृति से संघर्ष ही किया ना। मध्य पाषाण काल में उसने पर्यावरण के साथ समायोजन करना सीखा और नवपाषाण काल में उसने प्रकृति को नियंत्रित करना और उत्पादन करना सीख लिया। और ताम्रपाषाण काल में क्या किया? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया उसने, एक प्रौद्योगिकी के एक नए चरण में प्रवेश किया और ये सभी जो डेवलपमेंट थे वो सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान नगरीय सभ्यताओं के उदय की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। दोस्तों ये आपका पूरा लेक्चर हुआ। इससे संबंधित जितना भी आपका क्वेश्चंस हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, या अगली जो हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा करते हैं अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको पाषाण काल के अलग से मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न देने का हम काम करेंगे। धन्यवाद।